लगातार ड्रग्स को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी बात जो है ये है कि इस धंधे को पनपने में, फलने फूलने में वो ऐसे लोगों का हाथ है जो बहुत कहीं ना कहीं अपनी बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। उनकी बहुत अच्छी पहुंच है। जो ड्रग माफिया है उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस कई सारे नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं, भले वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन के नेता हो, भाजपा के हो या कांग्रेस पार्टी के। यदि पक्ष और विपक्ष की हम बात करते हैं, तू मेरी शेख मैं तेरी शेख, ये वाली कहानी चल रही है। आप बता दीजिए कि यदि उसके लेके कोई बयान आया हो कांग्रेस की कि बड़े नेता के मछली परिवार की अवैध कार्रवाई के ऊपर, किसी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, इस बात में मोहन यादव सरकार की हम तारीफ इसलिए करना चाहते हैं, एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होते नाते, कि उन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति के चलते हुए इस पर कार्रवाई कराई और वो किसी भी दबाव में नहीं आए। भोपाल का पॉश इलाका नर्मदापुरम होशंगाबाद रोड के पास एक सोसाइटी है जहां एक घर में किराए से अपने आप को हिंदू बता के 7 मुस्लिम लड़के रहते हैं। ये मेरा दावा है कि खुफिया तंत्र मर गया। इसलिए मर गया कि कोई उस पर कार्रवाई, कोई किसी को उनको सूचना मिलती नहीं है, न वो खुद मेहनत करना चाहते, क्योंकि उनको थाने जैसी ड्यूटी भी नहीं करनी है कि साहब सुबह परेड में शामिल होना है या रोड नाम में वापसी भी करना है या आमद देनी है। वो तो सिविल में घूमते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि वो केवल एक सरकारी विभाग की वर्दी और नौकरी तक सीमित रह गए। इन सारे विषयों की बात हुई है तो किस प्रकार से राज्य सरकार कैसे काम कर रही है डॉक्टर मोहन यादव सरकार? देखिए, मोहन यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसमें दो मत नहीं कि मोहन यादव का भी अपराध नियंत्रण के मामले में जितने अच्छे काम हुए उनकी जानकारी में आया, उनके प्रशासन तंत्र की जानकारी में आया, उन्हें ये काम किया तो करके तो दिखाया, हिम्मत तो की। हम भी ये मान के चलते कि उनके ऊपर ही बहुत प्रेशर आया होगा, लेकिन मोहन यादव ने बिना प्रेशर के कानूनी और उन्होंने कह दिया है कि जो कानून सम्मत चीज हो उसकी कार्रवाई आप करिए, कोई भी हो। आप बोल रहे हैं कि मछली के पीछे कई लोगों का संरक्षण था, तो उनके ऊपर, मोहन जी के ऊपर उनका दबाव वगैरह? नहीं, मोहन जी के ऊपर कोई दबाव नहीं। यदि मोहन जी को किसी ने दबाव दिया भी हो या कभी बात की होगी तो उन्होंने बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया होगा। अच्छा, चूंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, ये हॉकी के प्लेयर हैं, ये पहलवान भी हैं, और चूंकि संघ विचारधारा के हैं तो दबंगाई तो उनके अंदर है। तो आपने जो दीपक सक्सेना जी का नाम लिया है, जो जबलपुर कलेक्टर यस अभी सीपीआर बन गए हैं जी। तो क्या कारण रहा अचानक से यहाँ सीपीआर बन के आ गए हैं? कलेक्टर थे ना, किसी को सुगबुगाहट थी कि ये आ सकते हैं? मोहन यादव सरकार का फोकस इस समय 28 में होने वाले महाकुंभ को भी लेके है, जो उज्जैन में होगा उसको भी लेके है। तो ये प्रशासन सिंहस्थ को लेके है, जो उसकी जमावट भी उसी हिसाब से की जा रही है। मोहन यादव भी उतना ही मजबूत आदमी है, बढ़िया मेहनत करने में कोई नहीं डरते, वो काम करना जानते हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षा मंत्री से सीधा उनको उप मंत्री बनाया गया। इसमें उनकी क्षमता का योगदान है, उनकी योग्यता का योगदान है। मध्य प्रदेश में लगातार नशा मुक्ति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत कई स्थानों पर ऐसी कार्रवाई की गई है जहां पर बड़े बड़े नशे के अड्डे और कहा जाए कि ड्रग माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की गई है। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है या फिर इसके तार कहां से जुड़ते हैं और कहां से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है? आज इस साधारण चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री राम मोहन चौकसी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, लगातार ड्रग्स को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में, चाहे पुलिस प्रशासन हो, मुख्यमंत्री जी की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं? देखिए आशुतोष जी, जो आपने बात करी ड्रग की, ये ड्रग का जो धंधा है, बेचने खरीदने मादक पदार्थों को, ये आज का नहीं है। मतलब मेरे जहाँ तक मुझे मालूम है या मेरी जानकारी में है कि हम करीब 40 साल पत्रकारिता करते हुए देखे, ये पहले से ये धंधा चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है ये है कि इस धंधे को पनपने में, फलने फूलने में एक मतलब ऐसे लोगों का हाथ है जो बहुत कहीं ना कहीं अपनी बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, उनकी बहुत अच्छी पहुंच है, या वो अफसर साहिब को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं।
उनके संरक्षण में ये चीज फलती फूलती रही है। और ये मध्य प्रदेश में ये पहली बार, हाँ ये बात अलग है कि ये सरकारों की मंशा पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने या कांग्रेस की सरकार में या भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, शिवराज जी के कार्यकाल में किसी में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई हुई है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हुए अभी जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, उन्होंने इसे एक व्यापक रूप में बड़े पैमाने पे कार्रवाई करना शुरू की है। वही कारण है कि भोपाल में लगातार मादक पदार्थों की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, वहां के भंडारों पे छापेमारी कार्रवाई की गई है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी ये देखने को मिल रहा है कि जो ड्रग माफिया है, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस कई सारे नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं, भले वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन के नेता हो, भाजपा के हो या कांग्रेस पार्टी के हो। तो ये जो कार्रवाई हुई है, या फिर कहा जाए कि मछली परिवार के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, पूरे के पूरे साम्राज्य को उखाड़ने की स्थिति ऐसी बन चुकी है, तो ये कहीं डर नहीं था कि भाजपा की सरकार है या फिर नेताओं के साथ फोटो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि कार्रवाई सुनिश्चित, कार्रवाई होती नजर आ रही थी कि या लग रहा था कि नहीं शायद कार्रवाई ना हो पाए, ऐसा कुछ? देखिए आशुतोष जी, क्या है कि हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है कि अति का अंत जरूर होता है। ये क्या था कि जिस मछली परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं, इनका ये आज का मामला नहीं है। मतलब मेरे देखते देखते करीब करीब 50 साल पुरानी बात है। एक छोटा सा आदमी था, उस आदमी के परिवार ने आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ये तयशुदा बात है कि ये नंबर 1 में कोई काम नहीं हुआ, ये अवैध, पूरी ही संपत्ति, पूरा मामला अवैध है। चाहे वो शासकीय जमीन का अतिक्रमण का मामला हो, चाहे वो जिस तालाब पे वो जो मछली पालन करते थे उस पर अतिक्रमण करके उसको बेचने का मामला हो, या किसी प्रकार का मामला हो। अब आपने जो बात कही, मैंने आपसे पहले कहा कि बिना संरक्षण के, राजनीतिक संरक्षण के, बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट बात है जो आप जो बात कर रहे हैं। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री साहब भी हैं, एक हमारे कोई विधायक जी भी हैं, दो तीन विधायक हैं, एक दो मंत्री भी हैं, या सांसद महोदय हैं। अब इन चीजों की पुष्टि इसलिए हो रही है कि आपने उनके साथ गलवैया तो की है, और गलवैया की तो गलवैया करने वाले ये नहीं कि केवल आपने गलवैया किए। अब एक मंत्री जी का फोटो ऐसा वायरल हो रहा है कि मालूम पड़ा वो मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे वो मछली परिवार का आदमी बैठा है, आप उसको सड़क पर घुमा रहे हो। इसको आप क्या बोलोगे? ये अराजकता है, ये कानून का उल्लंघन, खुलेआम उल्लंघन है। आपने उसको पाला पोसा है। हाँ, इस बात में मोहन यादव सरकार की हम तारीफ इसलिए करना चाहते हैं, एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होते नाते, कि उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हुए इस पर कार्रवाई कराई और वो किसी भी दबाव में नहीं आए। और एक चीज बहुत स्पष्ट है, यदि मादक पदार्थ की यदि तस्करी हो रही है तो मादक पदार्थ के साथ केवल मादक पदार्थ का मामला नहीं होता। मादक पदार्थ की अवैध कमाई से आप शस्त्रों की खरीदी करते हैं, वो अवैध शस्त्रों की खरीदी करते हैं। दूसरा, फिर आप लोगों को जो आपको संरक्षण देते हैं उनको प्रलोभन देने के लिए आप उसमें देह व्यापार में लड़कियों को उतारते हैं, ब्लैकमेल करके उतारते हैं, और उनको वहां पर उनके एक प्रकार से बोलते हैं कि अघोषित रूप से उनको सप्लाई भी आप करते हैं। ये बहुत गंदा धंधा है, और इसमें दो मत नहीं है कि जो लोग अभी भी यदि मछली परिवार के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं हुई है, उसके पीछे ये है कि अभी राजनेता ऐसे हैं जो टोटल चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई अभी तक जो हुई वो ठीक है, आगे कार्रवाई बंद हो जाए। आप बता दीजिए कि जाके जहां पर जिस डैम की बात कर रहे हैं उस डैम के पास अभी जाइए, अधिकांश गतिविधियां अभी, चलिए ठीक है मान लेते कि चलो उस समय 90% था, अभी भी 40% गतिविधियां चल रही हैं। कौन उसको देख रहा है और इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है, ये खोजने वाली बात है। सर, अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई हुई है, आपने सारे उदाहरण बताए हैं, जी जी, तो मन में संशय नहीं था कि क्या इस मामले को लेकर कार्रवाई होगी? क्योंकि मई के महीने में जब टीआईटी कॉलेज का मामला आया था, जी 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 जी, 7 बच्चियों का नाम सामने आया था कि उनके साथ गलत किया गया है। जी जी, उसमें भी कहीं ना कहीं मछली परिवार का नाम जुड़ा था जी, उनका ही, लेकिन वो फिर खबर डाइवर्ट हो गई। अब स्थिति ऐसी बनी है कि अब कार्रवाई हुई है, तो उस समय संशय नहीं लग रहा था कि शायद हो पाएगी कार्रवाई कि नहीं हो पाएगी, किस तरीके की? अब जैसे आपने बोला कि मामला डाइवर्ट हो गया, जो उनका केंद्र था, जो जहां पर जो क्लब था, जहां वो रेस्टोरेंट था, वो कॉलेज की कैंपस में था, कॉलेज से जुड़ा हुआ था। अब जैसे आप कॉलेज के नजदीक था, हाँ नजदीक था, मतलब तो सवाल ये है ना कि आपने कहा कि मामला डाइवर्ट होने का मतलब ये है कि अब
जिसपे कॉलेज पे कार्रवाई होनी थी, जिस कॉलेज की बच्चियों के साथ जिसमें 8 बच्चे सामने आए जिनने खुल के अपने बयान दिए हैं और उन किया है, वही कॉलेज की बच्चों को तो आपने मतलब ब्लैकमेल किया था ना, ड्रग दे के आपको उसके उनके ब्लैक में फोटो खींच के आपने ही किया था ना। तो वो डाइवर्ट हो गया कि वहां पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कार्रवाई उन पर होना चाहिए। हमारा तो मानना यह है कि जिन राजनेताओं ने संरक्षण दिया है, नैतिकता के नाते उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। ये देखिए, हिंदुस्तान में नैतिकता का यदि उदाहरण आए तो सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री के नाम आए कि एक दुर्घटना होने पर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के नाते इस्तीफा दे दिया था। ऐसी नैतिकता आप दिखाइए ना। जब दो दो मंत्री के उसमें फोटो वायरल हो रहे हैं और विधायकों के हो रहे हैं, तो आपके अंदर ये नैतिकता क्यों नहीं है? और हमारा कहना यह है कि आप कोई ईश्वर तो नहीं हो ना, भगवान भी तो नहीं हो ना, खुदा भी नहीं हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? ये आम आदमी के मन में एक प्रश्न आता ना। एक आम आदमी तो ये सोचता है कि साला मैं मेहनत मजदूरी करके 24 घंटे मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब परिवार का पेट पाल पाऊँ, बच्चों को पढ़ा पाता हूँ। आप नंबर 2 की कमाई से, आप उसके संरक्षण से आपको पैसा भी मिल रहा है, आप वहां कब्जा भी करवा रहे हो, और चूंकि आप राजनेता हो तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और गलती से कोई प्रशासनिक अधिकारी, मतलब कलेक्टर लेवल का अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई करने जाएगा, आप उसको 1 महीने के अंदर आप चलते फिरते कर दोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं, जबलपुर कलेक्टर सक्सेना साहब जो भोपाल आ गए हैं सीपीआर बन के, इन्होंने जबलपुर में कितना अच्छा काम किया, हम तो उसकी तारीफ करते हैं। कलेक्टर के पावर का पूरा उपयोग किया, निजी स्कूलों में मनमानी से फीस रुकवाई, 200 करोड़ की फीस वापस करवाई, उन निजी स्कूलों के खिलाफ एफआईआर करवाई। तो ऐसी प्रशासनिक क्षमता वाले अधिकारी भी होना चाहिए जो किसी भय के काम, बिना भय के काम करे। ऐसा होना तो चाहिए। और नैतिकता तो आजकल राजनीति में बची नहीं है। अच्छा, यदि पक्ष और विपक्ष की हम बात करते हैं, तू मेरी शेख मैं तेरी शेख, ये वाली कहानी चल रही है। आप बता दीजिए कि यदि उसके लेके कोई बयान आए हो कांग्रेस के किसी बड़े नेता के मछली परिवार की अवैध कार्रवाई के ऊपर, किसी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया, सब चुप्पी साधे बैठे हैं। तो आप विपक्षी भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हो, और वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो आपने जो दीपक सक्सेना जी का नाम लिया है, जो हाँ, जबलपुर कलेक्टर यस थे, यस यस, अभी हाँ जो सीपीआर देखा बन, जाए तो हाँ सीपीआर बन गए हैं। जी जी। तो क्या कारण रहा अचानक से यहाँ सीपीआर बन के आ गए हैं? कलेक्टर थे ना, किसी को सुगबुगाहट थी कि ये आ सकते हैं, कि ये जा सकते हैं, ना पहले उनका कोई नहीं, अनुभव इसके रहा? दो कारण, डॉक्टर मोहन यादव ने क्या सोचा होगा? नहीं दो कारण है। दो, देखिए, मोहन यादव जी इस समय जो प्रशासनिक जमावट कर रहे हैं उसमें दो चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। पहली बात यह है कि जिस व्यक्ति को हम ला रहे हैं, अब जैसे सीपीआर जनसंपर्क संचालनालय का संचालनालय का बड़ा मामला होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और पूरे मीडिया को मैनेज करके रखना पड़ता है उसको। और उसको एक बीच में एक आदमी जो है मीडिया के प्रति सरकार के रवैये को अच्छा साबित करने के लिए एक ऐसा अधिकारी चाहिए। सुदाम खाड़े जी थे, वो भी प्रयास करते थे, लेकिन सक्सेना जी के अंदर उनकी काबिलियत है। हो सकता है कि उनको लगा हो कि यार ये जबलपुर कलेक्टर से अच्छा काम भोपाल सीपीआर के तौर पे कर सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ लाया गया। फिर एक बात और है कि हम 25 में बात कर रहे हैं, अभी कोई बात नहीं है, हमारे पास तो 28 में चुनाव होंगे। लेकिन हमारे मोहन यादव सरकार का फोकस इस समय 28 में होने वाले महाकुंभ को भी लेके है, जो उज्जैन में होगा उसको भी लेके है। तो ये प्रशासनिक सिंहस्थ को लेके है, जो उसकी जमावट भी उसी हिसाब से की जा रही है। अब जैसे हम राजो साहब की बात कर रहे हैं, राजो साहब तो एसीएस है, उनको उनका पूरा फोकस उन्होंने वहीं कर दिया है, उनको बाकायदा एक कार्यालय ही अलग से दे दिया गया है, धर्मस्व विभाग को उज्जैन में ही शिफ्ट कर दिया गया है, और वो बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ हो रहे हैं। तो मतलब एक तो यह है कि आदमी की काबिलियत, वो आई सब सर इतना काबिल होगा, मोहन यादव को लगा होगा कि नहीं यार ये अच्छा काम कर चुके हैं, तो इनको और अच्छा काम करने के लिए हम भोपाल में रखें, राजधानी में रखें। और चूंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, मीडिया को मैनेज करके रहना पड़ेगा। मीडिया को मैनेज करने के ये नहीं कि उसको पैसे बांटना है या कुछ करना है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं मीडिया की, उसको विज्ञापन देना है या बहुत खर्च, तो इसके लिए उन्हें किया होगा। ये उनको ये कोई सजा वजा का मामला मुझे नहीं लगता है, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस नाते उनको यहाँ पर रखा गया है। हम हमारे विषय पर वापस आए। हाँ वापिस सर, कि आपने देखिए, अगर देखा जाए तो 2024 में 17 नवंबर को लगभग 3 जगह पर ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, नीमच में, खरगोन में, छिंदवाड़ा में। उस टोटल कार्रवाई के अंदर लगभग 2000 कुंटल जो मादक पदार्थ, गांजा, चरस, इस तरीके के जी प्रोडक्ट मिले थे, कुछ निकल के आए थे।
तो लगातार ड्रग्स को लेकर कार्रवाई हो रही है, तो पहले भी क्या इस प्रकार की कार्रवाई हुई है या फिर अपराधियों के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाइयां हुई हैं क्या, क्या मोहन सरकार जी जी किस जी मतलब कि ड्रग्स पे ही हाथ देना हाँ है कि और किसी नहीं नहीं विषय और पे भी भी? मैंने आपको कहा कि ड्रग के मामले तीनों चीजों से जुड़े हुए हैं, उसकी कड़ी है वो। यदि वो ड्रग ड्रग बेच के अवैध कमाई कर रहा है, हथियार खरीदेगा, हथियारों को अपराध की दुनिया में उतारेगा और उसमें लोगों को उसमें ट्रेन करेगा, और उसके साथ चूंकि इसमें एक पक्ष महिला वाला पक्ष भी जुड़ता है, तो वो कहीं कहीं ना कहीं उसमें होता है। अब जैसे मुझे अच्छी तरह याद आता है कि पटवा जी की सरकार थी, सुंदरलाल जी पटवा की सरकार, 1992 में 2.5 साल बाद खत्म गिर गई थी वो दंगे दंगे में। तो उस समय देवास का एक गांव था झिरनिया, जिसका कहीं नाम पता नहीं है। उस झिरनिया गांव में पुलिस ने कार्रवाई करके एक बंद कुएं में, सूखे कुएं में इतने हथियार जब्त किए थे, इतने हथियार जब्त किए थे कि कम से कम वो हथियारों की संख्या एक ट्रक थी, इससे ज्यादा थी। तो ये, और देखिए ये पूरा बेल्ट जो है ना, ये वाला बेल्ट, मंदसौर वाला बेल्ट, मालवा वाला बेल्ट, इसमें दोनों गतिविधि आपको हमेशा अच्छी तरह याद है कि इनमें क्या है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं और मादक पदार्थों की भी होती है। अब मंदसौर में आपने हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं कि अभी एक वो आबकारी के बहुत बड़े अधिकारी को पकड़ा गया, सब आबकारी के उसमें नियंत्रण में रहता है, उनको पकड़ा गया। वो जो जिनका ट्रांसफर भी कर दिया था, वो ग्वालियर जाके नहीं ज्वाइन कर पाए थे, उनके यहाँ छापा पड़ा। तो इस बेल्ट में तो ये दोनों चीजें होती हैं, हथियार का भी मामला है। अब जैसा कि पूरा सर्वविदित है कि खंडवा सिमी का सबसे बड़ा गढ़ है। आज हो सकता है कि सिमी सक्रिय रूप में ना हो, लेकिन स्लीपर सेल तो है, और ये सब मादक पदार्थों की तस्कर। अच्छा, मैं दूसरी से बात कर रहा हूँ आपसे। गांजे के मामले ये पाया गया है कि जितना गांजा आंध्र प्रदेश से आता है, मध्य प्रदेश की बात करें हम केवल, बाकी दूसरे स्टेट की बात नहीं करते, हालांकि वो छत्तीसगढ़ की बात हो सकती है। तो हम भोपाल में जो छोटे जो महिलाओं से माध्यम से पेडलर जो होती हैं, उनके माध्यम से उनको तो हम पकड़ लेते हैं, अधिकांश महिलाएं पकड़ी जाती हैं, या एक आध दो पुरुष उनके सपोर्ट में रहते हैं। जो छोटे छोटे ठेलों पे, घर हाँ के बाहर, हाँ छोटी छोटी दुकानों पे वह शक्कर तेल, हाँ। साबुन, अब मुझे बिस्किट, एक अच्छी तरह याद है, मैं चूंकि क्राइम रिपोर्टर था नव भारत में, तो मुझे किसी ने एक बार खबर करी कि लक्ष्मी टाकीज के पास एक महिला जो है वो चरस की पुड़िया बेचती है। अच्छा, वो चूंकि वो मुस्लिम महिला थी, तो उसके घर में पर्दा प्रथा भी थी, तो सामने, तो मेरे एक मित्र ने मेरे को बताया कि आप यहाँ जाके लीजिए। तो हमने जब उनके घर गए, रात को 8:30 का टाइम था, हमने कहा कि हमको पुड़िया चाहिए। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो पुड़िया उड़िया मिलती नहीं। तो जिस आदमी ने मुझे सूचना दी थी, मैंने उसका नाम बताया कि फलाने ने कहा था यहाँ, तब उसने मुझे पुड़िया ला के दे दी रेफरेंस के तौर पर। हाँ, अगर आप रेफरेंस के तौर रेफरेंस पे। नहीं बताएंगे, आज भी कई जगह ऐसा है आज कि भी आज भी रैकेट चल रहा है, देखिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, पुराने शहर के सेफिया वाला इलाका ले लीजिए, आप इतवारा वाला इलाका ले लीजिए, बुधवारा वाला इलाका ले लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये कुछ शेफिया कॉलेज रोड वाली पट्टी है, लक्ष्मी टाकीज वाली पट्टी, यहाँ भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा ये जिस बात पे मैं फोकस करना चाहूँ, ये सब कार्रवाई होती है। हमारे पास मध्य प्रदेश पुलिस में एक खुफिया विभाग है, खुफिया तंत्र है, जिसको बाकायदा उनको सिविल में बकाया इसी काम के लिए रखा जाता है कि आप 24 घंटे के ये पता करिए कि कहाँ कहाँ आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, या आज की तारीख में अपन यूं कह लें कि कहीं ना कहीं स्लीपर सेल है, या किसी माध्यम से वो कर रहे हैं, पेडलर बन के कर रहे हैं। तो क्या खुफिया तंत्र मतलब आज की तारीख में ये मर गया क्या, मतलब खत्म ही हो गया? ये मेरा दावा है कि खुफिया तंत्र मर गया। इसलिए मर गया कि कोई उस पर कार्रवाई, कोई किसी को उनको सूचना मिलती नहीं है, न वो कुछ मेहनत करना चाहते, चूंकि उनको थाने जैसी ड्यूटी भी नहीं करनी है कि साहब सुबह परेड में शामिल होना है, या रोड नामची में वापसी भी करना है, या आमद देनी है, वो तो सिविल में घूमते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि वो केवल एक सरकारी विभाग की वर्दी और नौकरी तक सीमित रह गए, खुफिया तंत्र खत्म हो गया, कोई सूचना का तंत्र नहीं मिलता। यही कारण है कि भोपाल में कभी कभी जब बड़ी चीजें पकड़ी जाती हैं, तो उस समय सवाल, जैसे बगरौदा की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो एक दिन में तो खड़ी नहीं हुई ना, सालों से चल रही होगी, वहां मशीन भी थी, सब कुछ था। तो यहाँ खुफिया तंत्र ने ये पता नहीं किया कि कब से कहाँ ये जंगल में, बगरौदा के जंगल में कहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, या जहां अभी दूसरा जहां छापा पड़ा उसका भी नहीं पकड़ा। तो ये हमारे पुलिस प्रशासन विभाग की वो लापरवाही हम कह सकते हैं। यदि आप सक्रिय रहो आपको मिल जाएंगे। दूसरा ये आपके तंत्र कमजोर है ना, कि आप समाज में आपका कोई आदमी है ही नहीं जो आपको सूचना दे रहा है। अब मैं आपसे एक सिंपल बात करूं, भोपाल में ऐसे कई मोहल्ले,
कई मोहल्ले में जहाँ पे एक आदमी अचानक आपको दिखाई देता है और महीनों वहीं दिखाई देता है, मालूम पड़ा कि कहना सामने ये आता है कि साहब वो स्टूडेंट है, पढ़ने आए हैं, किराए का कमरा लिया है। कभी कभी आपको 3 लड़के मिलेंगे, कभी 4 लड़के मिलेंगे। फिर अभी ये मामला आया था, ये मतलब आप समझिए कि भोपाल का पॉश इलाका, नर्मदापुरम होशंगाबाद रोड के पास एक सोसाइटी है, जहां एक घर में किराए से अपने आप को हिंदू बताकर 7 मुस्लिम लड़के रह रहे थे। आशुतोष जी, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये हमारी कमजोरी है, मतलब हिंदू वर्ग की कमजोरी है कि ये किसी चीज की तस्दीक नहीं करते भाई। जैसे वही मुंबई बम कांड से लेके आप यहाँ तक देख लीजिए, एक हाथ में कलावा पहन लीजिए, एक टीका आप लगा लीजिए और आप शिवदयाल नाम रख के आप रहिए ना। आप किसने आपका आधार कार्ड देखा है, किसने आपको तस्दीक करके, क्या आपने कोशिश करी कि थाने में हम जाके सूचना दें कि साहब मेरे मोहल्ले में ये 7 लड़के रह रहे हैं, 8 लड़के रह रहे हैं और इनकी गतिविधियां संदेह हैं, कभी ये रात को आते हैं, कभी कभी 7-7 दिन ताला पड़ा रहता है। तो ये हम भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। खुफिया तंत्र तो ठीक है, हमारी भी तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे भोपाल में ऐसे उदाहरण आए हैं कि लोगों ने ऐसी चीजों पर रोक भी लगवाई है। कई कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर संदिग्ध महिला पाई गई तो लोगों ने उसके खिलाफ मुहिम चलाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर जाके वहां से उस महिला के तस्दीक करके उसको मतलब मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ा। तो ये केवल इतना सा लालच होता है कि मेरा मकान यदि 2000 की कीमत में रेंट पे नहीं जा रहा, तो यदि 5000 मेरे को मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है तो मैं आराम से दे देता हूँ। अब भोपाल में अब हम बहुत सारे जिहाद की बात करते हैं। भोपाल में एक और जिहाद चल रहा है जिसको मकान जिहाद कह सकते हैं, लैंड जिहाद। लैंड जिहाद नहीं, वो जमीन से जुड़ा नहीं, पक्के बने मकान है जिस मकान की कीमत यदि हम बाजारी मूल्य देखें तो मालूम 35 लाख से ज्यादा नहीं। एक आदमी आता है, वो आदमी कहता है कि आप मकान कितने में दोगे, तो वो आदमी कहता है कि साहब, वो सीधा बोलता है कि हम तो 80 लाख से कम में नहीं देंगे। सामने वाला खुश होकर आपको 80 लाख दे देता है। मालूम पड़ा धीरे 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 उस कम्युनिटी के 10 मकान हो जाते हैं वहां पर। हालत ये हो जाती कि वो दूसरी कम्युनिटी वाले इस बात से परेशान हो जाते कि हम जहाँ मकान बना के रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, वहां पर ये कौन लोग आ गए। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। और ये वही लोग हैं, देखिए नंबर 2 की कमाई वाले। अब एक चरस की पुड़िया यदि आप खरीदने जाओ तो 150-250 रुपए की पुड़िया मिलेगी आपको। उसकी मूल लागत हम उस नहीं जाते क्योंकि हमको बिजनेस नहीं करना है। मूल लागत मालूम पड़ा उसकी 50 रुपए हो रही है मान लीजिए, लेकिन फायदा कितना हो रहा है उसका, है 100 गुना फायदा हो रहा है। 250 रुपए की पुड़िया बिक रही तो 200 रुपए का फायदा। बताइए आप, 200 रुपए का फायदा हो रहा है। यदि आपने साल भर का बिजनेस कर लिया तो आप तो 80 लाख नहीं, आप तो 3 करोड़ का मकान खरीदोगे आप। लेकिन आप अपने मकान को बेच के मुनाफा तो आप कमा रहे हो, लेकिन आप एक नई चीज वहां पे, नए सरदर्द, नए अपराधों की बचाने के लिए, अपराध करने के लिए आप एक आदमी को बचा के चले गए। इन सारे विषयों की बात हुई है, तो किस प्रकार से राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव सरकार? देखिए, मोहन यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसमें दो मत नहीं कि मोहन यादव का भी अपराध नियंत्रण के मामले में जितने अच्छे काम हुए हैं। देखिए, मछली परिवार का कांड आज का नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है, 40-45 साल से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन मोहन सरकार ने उनकी जानकारी में आया, उनके प्रशासन तंत्र की जानकारी में आया तो उन्हें ये काम किया, तो करके तो दिखाया, हिम्मत तो की। हम भी ये मान के चलते कि उनके ऊपर ही बहुत प्रेशर आया होगा, लेकिन मोहन यादव ने बिना प्रेशर के कानूनी, और उन्होंने कह दिया है कि जो कानून सम्मत चीज हो उसकी कार्रवाई आप करिए, कोई भी हो। वो ये नहीं कह रहा कि ये संरक्षण दे रहे तो उनको बख्श दो, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, बाकायदा हो रहा है और कार्रवाई अभी चल रही है। और जिन लड़कों ने वो शुरुआत में जो पकड़े गए थे उनके खिलाफ कल से कार्रवाई शुरू हो रही है, उनको मकान तोड़ने कार्रवाई हो रही है। हाँ, आज की खबर ये है कि उनको 3 महीने का बिल्कुल कानूनी नोटिस वोटिस सब मिले थे, कल से उनकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, ड्रग्स देते थे, ये बाद में उसी से जुड़ गया, क्योंकि कनेक्शन सबका एक ही है। आप ये मान के चलिए, पक्का मान के चलिए, यदि एक मादक पदार्थ बेचने वाला यदि तलैया का है तो उसका कनेक्शन आपको अवधपुरी में भी मिलेगा, बीएचईएल में जाके आपको मिसरौद में भी मिल जाएगा। पूरा ना रैकेट चल रहा है, सिंडिकेट बना के चलते हैं। और इनका सूचना तंत्र हमारे सूचना तंत्र से ज्यादा मजबूत होता है, इनका खुफिया तंत्र हमारे खुफिया तंत्र से बहुत ज्यादा 10 गुना आगे होता है। आप बताइए, कभी छापा मारने जाइए। मैं आपसे क्या बताऊं, भोपाल में जुए गड्ढे आज से नहीं चल रहे, सालों से चल रहे हैं।
सट्टे गड्ढे आज से नहीं चला लेकिन मजाल है कि पुलिस छापा मारने जाए और वो वहां पर, ये तो मेरी आंखों से आई विटनेस है कि मालूम पड़ा कि साहब फलानी जगह सट्टा चल रहा है, वहां जुआ खेला जा रहा है, पुलिस छापा मारने गई, एक बस खाली हाल मिला, कुछ नहीं मिला वहां पर। यानी उनका तंत्र, सूचना तंत्र, वो जो भी माध्यम से कर, अब तो खैर सोशल मीडिया का युग आ गया है, इतने सारे साधन हो गए, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस समय वो खाली हो जाता था। आपने कभी इस बात का अनुभव नहीं किया, चूंकि आप भी कई साल तक क्राइम रिपोर्टर रहे, अलग अलग अखबारों में संपादक रहे, कि जब मछली परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, शुरुआत में 6-7 प्रॉपर्टीज को जमींदोज किया, एक वेयर हाउस तोड़ा गया, फिर उनका फार्म हाउस तोड़ा गया, फिर लोगों की नजर थी कि ये लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का एक महल बना हुआ है, ये तो ज्यों का त्यों है। तो फिर लोगों ने ये भी सोचा था यार शायद अब इस पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अचानक से शायद 22 तारीख के दिन बुलडोजर पहुंचते, नगर निगम का अमला पहुंचता है, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है और कार्रवाई होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि जिसकी आप खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, पहले क्या होता था सीधा जाके बुलडोजर चल जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आपत्ति ली। अब उन्होंने ये कहा है कि कानून सम्मत प्रक्रिया से आप चलिए और उनको बाकायदा नोटिस दीजिए, उस नोटिस पीरियड के अंदर यदि नहीं होता तो आगे जाके आप कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब तो उसी के तहत ये नोटिस पीरियड में चल रहा होगा था, और वो देखिए वो साम्राज्य तो ध्वस्त होगा, ये तो तय है। और ये जैसे कि भोपाल में प्यारे मियाँ नाम का व्यक्ति जो है, जो महिलाओं के मामले, लड़कियों के मामले में ही पकड़ा गया था, उसकी जिंदगी जेल में सड़नी है, तो इनको भी अब कोई नहीं बचाएगा, ये भी तयशुदा बात है। जिनने दिया संरक्षण दे चुके, वो अपनी जान बचाने को घूम रहे हैं अब, वो कि हमारी जान अब कैसे बचेगी, क्योंकि हमारा नाम तो इन्वॉल्व हो गया। और केवल इन्वॉल्व हुआ, बल्कि हमारे तो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कोई वीडियो तो अभी बना जब आपने किया है, आप मोटरसाइकिल पे घुमा रहे हो उसको, आप उसके साथ खाना खा रहे हो और आप उनके बंगले में घुस रहे हो, महीने में एक बार आपकी दावतें हो रही हैं, तो ये तो तयशुदा बात है कि कार्रवाई तो होगी। अब जाके थोड़ा सा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपराध जगत में कहीं दहशत पैदा हो गई। यदि मोहन यादव सरकार जैसा उन्होंने अभी अच्छा काम किया, ऐसा लगातार काम करते रहेंगे, तो यह भी तयशुदा बात है कि अपराध पे कम से कम 50% का नियंत्रण तो हो जाएगा। और अपराध की प्रकृति यह है कि अपराध कभी कोई भी दौर रहा हो, आप भोपाल में 17 थाने थे, आज 37 थाने हो गए, आप 40 बना लीजिए, 50 बना लीजिए, अपराध कम नहीं होता है। और अपराध भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्रायोजित होता है, जो प्लानिंग के साथ होता है, एक अचानक होता है, ऑल ऑफ सडन। दो प्रकार के अपराध हमेशा होते हैं। एक अपराध होता है परिस्थितिवश, और एक अपराध जो होता है वो प्लानिंग के तहत किया जाता नहीं, है। एक अपराध एक क्या होता है, जैसे मानना पड़ रहा कि सड़क पर जाते हुए दो लोगों की मोटरसाइकिल टकरा गई। अब वो जो एक तो बदमाश है उसमें, लेकिन एक जो टकराया, जिसने विरोध दर्ज किया है, शुरुआत की, और उसके जो युद्ध, जब लड़ाई की शुरुआत हो गई, तो जो बिल्कुल इनोसेंट आदमी है, जो केवल किसी चीज को जानता है, अपराध में है ही नहीं, तो वो क्या करता है कि अचानक वो चाकू से हमला कर देता है, और उसको ये नहीं मालूम था कि चाकू मारने की कितना गहराई तक इसका असर होगा। वो सीधा चाकू मार देता है, वो आदमी मर जाता है। वो प्रायोजित नहीं है। प्रायोजित वो है जिसने टक्कर मारी है, जो प्लान करके जाता है, वो प्रायोजित के 5-6 लोग जाएंगे, फिर उसको बुलाएंगे, घर से बुला के गोली मारेंगे, चाकू मारेंगे, ये होता है। एक आपके अनुभव के माध्यम से एक और थोड़ी सी बात जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो कार्रवाइयां हुई हैं, तो कौन कौन सी बड़ी कार्रवाई हुई अपराध के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, सिमी के खिलाफ, इस तरीके की कुछ कार्रवाइयां हुई हैं? देखिए, बड़ी कार्रवाई तो ये हुई कि जैसे जो आपने बीच में जिक्र किया था, बात रुक गई थी कि देवास के पास, हाँ जी, देवास के पास झिरनिया गांव में मिले थे, तो वो पटवा जी के जमाने में बहुत बड़ी कार्रवाई थी। अब जैसे भोपाल में बड़ी कार्रवाई थी, मोनिका बेदी के साथ जो आदमी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है, वो उसका राशन कार्ड भोपाल बना था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और ऐसे भोपाल में ऐसी कई कार्रवाई हुई है। पहले क्या था, पहले भोपाल में जो CID डिपार्टमेंट होता था, बड़ा सक्रिय रहता था, उनके पास सूचना के बड़े तंत्र, वो बहुत सूचना मिलती थी उनको, और वो तत्काल कार्रवाई कर लेते थे। अब मेरे को पता नहीं, अब हो सकता है कि सिस्टम कुछ और चेंज हो गया हो, क्योंकि अब कमिश्नरी प्रणाली में चल रहे हैं हम लोग, है ना। हालांकि हरिनारायण मिश्र चारी साहब जो है, वो बाकायदा भोपाल की, अब भोपाल की आबादी भी देखिए ना आप, 26 लगातार बढ़ती जा रही, 26-27 लाख। अब ऐसी कॉलोनी डेवलप हो गई है जहाँ पे हम भोपाल के बाशिंदे होने के बाद भी हम भी नहीं पहचान पाते हैं। अब उसमें अच्छा, अपराध करने वाला जो है ना, हमेशा या तो
बिल्कुल पुलिस की नाक के नीचे रहेगा, मकान लेके दुकान लेके, या बिल्कुल कोने जंगल में चले जाकर बड़ा सा मकान ले लेगा, वहां से अपनी गतिविधियां करेगा। लेकिन समझदार जो सातिर अपराधी होता है वो पुलिस की नाक के नीचे ही रहता है। वो अभी देखिए ना, ये भी जितना भी पूरा सिलसिला चला है, वो तो विधानसभा का पास लगा के घूम रहा था अपनी गाड़ी पे। एक बात और हुई ना, विधानसभा पास किसने बनवाया, किसने उसकी सिफारिश करी? आप सामान्य दीर्घा में जाने के लिए विधानसभा में आपको किसी विधायक के दस्तखत चाहिए पड़ते हैं कि सामान्य दीर्घा में आप जाइए तब पास बनता है? तो किसी ने उसको वो किया है, पास किसी ने जारी करवाया। तो हम क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हम बाकी चीजों को तो कर लेते हैं, वो कहावत है ना कि छोटी मछलियों को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन मगरमच्छों का क्या? मगरमच्छ तो साफ साफ बच जाते हैं। आज भी मछली परिवार के चक्कर मगरमच्छ बचे हुए। आम आदमी तो ये चाहता है, आम आदमी सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो चाहता है कि कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। आप बोल रहे हैं कि मछली के पीछे कई लोगों का संरक्षण था, तो उनके ऊपर, मोहन जी के ऊपर उनका दबाव वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, मोहन जी के ऊपर कोई दबाव नहीं। यदि मोहन जी को किसी ने दबाव दिया भी हो या कभी बात की होगी तो उन्होंने बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया होगा, क्योंकि उनने तय, मैं देखिए ऐसा है राजनीति में तो कहीं ना कहीं आदेश निर्देश मिलते हैं या सलाह तो ली जाती है। स्वाभाविक बात है, उनने भी कहीं ना कहीं सलाह ली होगी, तो उसमें उनको एक खुला हाथ मिला होगा, बरत हंसते कि नहीं तुम तो जो कार्रवाई करना करो, और उनको इससे कोई लेना नहीं। जो आदमी इस प्रकार के अवैध कामें कर सकता है वो मोहन यादव को लालच के लिए कुछ भी कर सकता ना, कह सकता है कि साहब आप तो इतने करोड़ रुपए रखिए, आप कार्रवाई बंद करिए, लेकिन मोहन यादव ने नहीं किया। मोहन यादव चाहते कि कार्रवाई हो, और उनने ये भी कहा, उनका ये खुद का अधिकृत बयान है कि जो जो इस चीज में संलग्न है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानून, देखिए कानून की कार्रवाई तो आप जानते हो कि एक दिन में पूरी होती नहीं है, उसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि बहुत सारी लिखा पढ़ी होती है, बहुत सारे एविडेंस लेना पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, करती है पुलिस भी करती है। अब जैसे वो देखिए ना इंदौर वाला कांड, 294 पेज की उन्होंने चार्जशीट करी ना, कितना टाइम लग गया है। यहाँ भी यही होगा, इनको भी कोई नहीं बचाएगा, ये तयशुदा बात है। और मोहन यादव जी यदि इस प्रकार से चलते रहे तो मेरे ख्याल से अभी तक शिवराज जी के बाद यदि कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री है, मोहन यादव है, नो दो मत नहीं। छात्र राजनीति में उनका ऐसा रहा कि छात्र राजनीति से शुरू किए। अच्छा, चूंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, ये हॉकी के प्लेयर हैं, ये पहलवान भी हैं, और चूंकि संघ विचारधारा के हैं, तो दबंगाई तो उनके अंदर है। मैं आपको बिना नाम लिए, बिना नाम कोट किए कह रहा हूं कि भोपाल के 5 पत्रकारों ने ये कोशिश की थी इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनने कोशिश की कि इनके खिलाफ कुछ लिखा जाए। मोहन यादव ने उनसे फेस टू फेस होके कह दिया था कि आप गलतफहमी मत रहिए, मैं पहलवान हूं, मैं इस चीजों से डरने वाला नहीं हूं। और शायद आपकी जानकारी में होगा कि 5 लोगों की राज्य स्तरीय अधिमानता भी समाप्त की जा चुकी है, उन्हीं की वजह से, केवल इसी वजह से कि उनने उनको पीठ पत्रकारिता की तरफ ले जाना चाहा, उनके खिलाफ लिखना चाहा, तो मोहन यादव ने डायरेक्ट सीधा समझा दिया, मेरा नाम मोहन यादव, मैं पहलवान हूँ, डरता वरता नहीं, और आज के बाद ये बंद कर देना। इसमें 2 नाम बहुत बड़े पत्रकार हैं, 5 में से 2 बड़े नाम हैं। ये विषय वहां नहीं है, तो इसलिए उसमें नाम हमें कोट भी नहीं करना, लेकिन बता रहा हूँ। लोगों का ये कहना है कि जो मोहन यादव जी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो लोगों से कभी बात भी नहीं करते, या फिर इस तरीके की मेल मिलना जो जिस तरीके शिवराज जी का उनका था। नहीं, देखिए क्या है कि बेसिक फर्क ये है, मेरा मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि उनका फोकस सिंहस्थ पे हो गया है। वो मैक्सिमम टाइम सिंहस्थ के लिए, आप लगातार देखिए, वो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को, IAS अधिकारियों को बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ बैठक लेते हैं, क्योंकि 2 साल के मात्र 2 साल बचे हैं, उनको तैयारी करनी है भाई। घाट भी बनने हैं, सड़क भी बननी है, पुल भी बननी है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो जमीन है ऑक्यूपाई करनी है, थोड़ा सा उसमें वैधानिक कुछ व्यवधान भी आ गया है अभी, तो वो सब चीजें करनी है उनको। तो वो, और अच्छा दूसरा ये, आप यदि उनका पूरे महीने में का रूटीन देख लीजिए, आज दिल्ली में उनकी बैठक है, अब परसों कलकत्ता में थे, वो इन्वेस्टमेंट मीट करवा के आए ना, तो उनके पास भोपाल में समय है, और यदि समय है तो उस समय उनको संगठन को भी देना है, सत्ता के लिए भी देना है, उनको अपनी फाइलों पे दस्तखत भी करना है, भाई समय नहीं है ना। मैं ये मान के चलता हूँ। अब शिवराज जी का क्या है, शिवराज जी थोड़ा सा संत प्रकृति के हैं, ऐसा नहीं कि ये संत प्रकृति की नहीं है, लेकिन शिवराज जी थोड़ा सा खुल के,
उनके अंदर वो चीज है, वो प्रवचन शैली में जाते हैं, वो थोड़ा सा लोग मिलने ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे इस समय कृषि मंत्री के नाते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं, सब राज्यों की जितने भी बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हैं, जितनी बड़ी वो है, सब कर चुके हैं। वो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। बागपटुता देखा हाँ, जाए तो। अच्छा, दूसरा नहीं, बागपटुता इसलिए है कि वो दर्शन शास्त्र के छात्र भाई हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमीदे कॉलेज के, शिवराज जी। तो वो दर्शन शास्त्र का वो आदमी तो केवल आपके चेहरे के भाव पढ़ के बता देता है आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये उनके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी। लेकिन उतने ही जस्ट मोहन यादव भी उतना ही मजबूत आदमी है, बढ़िया मेहनत करने में कोई नहीं डरते। मेरे को एक बार कहीं रतलाम में किसी कार्यक्रम मिल गए थे, हम 15 पत्रकार थे, उन्हें पूरा ध्यान मेरे पे ही फोकस किया, तो मुझसे ही बात करी थी। हो सकता है उनको भी ये पढ़ने की, चेहरे पढ़ने की उनको वो है ना, उनके अंदर वो एक कला है, वो चेहरा पढ़ना जानते हैं, वो काम करना जानते हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षा मंत्री से सीधा उनको उप मंत्री बनाया गया। इसमें उनकी क्षमता का योगदान है, उनकी योग्यता का योगदान है। तो खैर ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है वो अभी लगातार चलता रहे, चलता रहेगा, चलेगा वो, और ये कार्रवाई 1-1.5 साल तक बराबर चलेगी। आपको बीच में खबरें भी आएंगी, छन छन के खबरें भी मिलती रहेंगी आपको। लेकिन अब ये साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ये तयशुदा बात है। क्योंकि उनको जेल के अंदर से कोई नहीं बाहर ला सकता, क्योंकि उसमें धाराएं ऐसी लगाई गई हैं जिनको कोई नहीं बचाएगा। और फिर दूसरा, जिनने उनको संरक्षण दिया है, राजनेताओं ने खासतौर पे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और मेरा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है कुछ राजनेताओं के विकेट गिर जाए, ये भी हो सकता है, उसमें आश्चर्य की बात नहीं, गिर सकते हैं। क्योंकि ये स्थिति बनी हुई है लगातार, पिछले 2 सालों से कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आम लोगों के मन में इस बात का सुकून है कि कार्रवाई कर तो रहे हैं आप, और उसके मन में ये भी, वो आम आदमी भी यही चाहता है ना कि अब जैसे वो कितना गंभीर मसला है कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को आपने ड्रग्स ले आके उसको आदी बनाया, फिर उसके बाद आपने उसको ब्लैकमेल किया, आपने उसके साथ बलात्कार किया। ये कितना गंभीर विषय है। तो एक आम आदमी के मन में नहीं आता कि हम, मतलब यदि कोई बच्चा बदनावर से पढ़ने आए, भोपाल में कोई बच्ची पढ़ने आई है, तो उसके साथ ऐसा हो तो वो बच्ची कहाँ की रहेगी, कहाँ रहेगी, वो कितना गंभीर विषय। तो लोग तो इस बात पे प्रसन्न है ना कि आपने कार्रवाई तो की, और एक दिन में तो नहीं हुआ, ये सालों से चल रहा था। क्यों नहीं बंद कर पाए पुराने लोग, क्यों नहीं पुलिस पकड़ पाई, क्यों नहीं पुराने राजनेता? ये तो तय हो गया कि आपका संरक्षण मिला, लेकिन कार्रवाई करनी थी, आपको सूचना थी, सब थी, आपने कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब कार्रवाई हुई है। हाँ, लोगों के भी कई सारे वीडियोस आए, पोस्ट आए, लोगों ने कई आवेदन दिए कि ये परिवार हमें पिछले 10 सालों से प्रताड़ित कर रहा है। 2 लोगों के वीडियो आए हैं, अशोक गार्डन के लोग हैं, उन्होंने कहा, बाद में आगे कहा जब कार्रवाई शुरू हुई है, कि इसने मुझे ब्लैकमेल भी किया, इसने मुझे मारा भी, इसने मेरे से पैसे भी निकलवा लिए एटीएम से जाके। ये भी आया है, अभी 2 आए हैं अभी सामने, ऐसा मामला है। ऐसे एक नहीं, कई आएंगे आपको। तो कुल मिलाकर ये संवाद का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है, और ये देखिए, ये पैटर्न था और कई सालों से लगातार चलता आ रहा था। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही थी कि बड़े बड़े ड्रग रैकेट चल रहे थे, लेकिन लगातार पिछले 2 सालों में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाकर, भले पुलिस प्रशासन हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, लगातार इसके खिलाफ काम करती नजर आ रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।